ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे सेकुलर वोट की, आपने कही सेकुलर वोट एक तरफ हो जाएंगे और सारे, आपको लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने बलबूते वोट हासिल किए, नंबर हासिल किए, तो ये बात कहीं से समीचीन रह गई है कि सेकुलर और नॉन सेकुलर की बातें? बिल्कुल। और मैं ये नहीं मानूंगा कि उनके अपने बलबूते पर वो जीत कर आए हैं। वो आरएसएस के बलबूते पर जीत कर आए हैं। आरएसएस का जो नेटवर्क है, हम और आप अच्छी तरह उसको जानते हैं। लगभग आज 70 लाख उनके कार्यकर्ता हैं देश में फैले हुए। वो इस चुनाव में शायद शामिल हुए जी। सबसे बड़ी भूमिका है जी। और नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं एक सिंबल थे, उस पूरे चुनाव अभियान के एक सिंबल थे, एक प्रतीक थे। लेकिन असल लड़ाई आरएसएस ने लड़ी। जो माहौल बनाने का काम, जो ग्रास रूट पर काम जो हुआ उनके पक्ष पे, वो आरएसएस ने तैयार किया, माहौल तैयार किया और पोलराइजेशन का काम किया। वोट के पोलराइजेशन का उन्होंने काम किया। वो ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में और हिंदी जो क्षेत्र थे उसमें किया। उसमें वो कामयाब हुए। उसको काउंटर करने में, चूँकि आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी वही बात हुई कि मुलायम, बीएसपी, कांग्रेस सब अलग अलग लड़े और जिसकी वजह से उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिला। आपने मुलायम जी की बात कही है और लालू जी की, दोनों के जो राज्य के समीकरण हैं, जो स्थानीय समीकरण हैं, उसमें कहीं समानता दिखती है आपको? नहीं, फ़र्क है। वही उत्तर प्रदेश में हमको नहीं लगता है कि मुलायम जी और मायावती जी कभी नज़दीक आएंगी, क्योंकि दोनों की दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बिहार में हमको ऐसा लगता है कि नीतीश जी भी इस बात को समझ रहे हैं और लालू जी भी काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक हम लोगों का आपस में समझौता नहीं होगा तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश जी ने कोई भूल की नरेंद्र मोदी से अलग होकर के, जो सरकार चली उनकी इतने वर्षों तक बीजेपी के साथ, जेडीयू का, तो उनको लगता है कि उन्होंने कोई गलती की उनके साथ न जा करके? नहीं, देखिए, गलती का क्या मतलब हुआ। सवाल ये है कि हर आदमी की एक अपनी विचारधारा होती है और उन्होंने एक अपना तय किया कि हमको नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाना है। जो नरेंद्र मोदी के जो, अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो जो भी व्यक्ति जिसका थोड़ा भी विश्वास धर्मनिरपेक्षता में होगा, देश के सेकुलरिज्म में होगा, देश की परंपरा में होगा, वो कभी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जा सकता। लेकिन जो पिछले 10 वर्षों तक उनका 17 सालों का साथ रहा, तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं आई? हम उसका भी विरोध करते हैं। उस वक्त भी जो नीतीश जी उनके साथ थे, मैं ये नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही उसमें एक सांप्रदायिक व्यक्ति थे, ऐसी बात नहीं है उनका। लेकिन चूँकि गुजरात के दंगे के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनी पूरे देश में, वो एक कट्टरपंथी की बनी और इसलिए उनको जब प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आगे लाने का प्रयास किया तो उस समय मेरा ख्याल है कि नीतीश जी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। अगर उनकी जगह शायद आडवाणी जी को लाते, किसी और को लाते, तो शायद नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं जाते। मतलब नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं और आडवाणी जी सांप्रदायिक नहीं है, जैसा ये उनका मानना है, मेरा ऐसा नहीं मानना। मेरा तो मानना है कि पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, जो उनकी विचारधारा है, वो सांप्रदायिक है और वो इस मुल्क में एक जिसको कह सकते हैं कि तथाकथित हिंदुत्व का एक विचारधारा लेकर वो चल रहे हैं और देश को बांटने वाली बात है। उनके देश की जो एक परंपरा जो चली आ रही है, जो हमारे देश की मिली जुली जो एक गंगा जमनी तहजीब है, उसके ख़िलाफ़ है भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा। लेकिन अब जो बात आ रही है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासियों का मैं प्रधानमंत्री हूँ। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं वो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखिए तो पूरे 282 उनके जीत कर आए हैं और एनडीए के लगभग 335 के आसपास आए। तो 335 लोगों में एक मुस्लिम जीत कर आया और 282 में एक भी मुसलमान जीत कर नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक मुसलमान को उम्मीदवार शायद बनाया था
और वो थे शाहनवाज हुसैन, वो भी हार गए। वो भी चुनाव हार गए। तो आप अपने आप को सेकुलर कैसे दावा कर सकते हैं? इस देश की आबादी लगभग 15% आबादी इस देश की जो है वो अल्पसंख्यक की है, और खास करके मुस्लिम के। मुस्लिम की है। 14% उसमें मुस्लिम हैं, और 14% लोगों को आप देश की मुख्यधारा से अलग रखना चाहते हैं, देश की सत्ता से अलग रखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि 125 करोड़ के हम नुमाइंदे हैं? आप हो ही नहीं सकते नुमाइंदे। उन्होंने जब बात कही 125 करोड़ नुमाइंदे हैं, और जब बात आई मुसलमान की, तो उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम भाई हमसे मिलेंगे तो हमसे प्रेम करने लगेंगे, मेरे बारे में कन्फ्यूज़न है, गलत धारणाएं पैदा की। बिल्कुल, वो तो देखिए आदमी के स्वभाव से पता चलता है। उन्होंने गुजरात में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया विधानसभा में। एक मुस्लिम आज विधानसभा में नहीं है गुजरात के, जबकि वहाँ भी 9 से 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये तो आपका कारनामा बताता है कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, आप में क्षमता थी, आपने जिसको भी आपने उम्मीदवार बनाया वो लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए। तो उसमें अगर आप 40-50 मुस्लिम को भी आप पूरे देश में उम्मीदवार बनाते, वो भी जीत कर आते, लेकिन आपने उनको अलग रखा, जानबूझ के अलग रखा। इससे आपकी नीयत का अंदाज़ा होता है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने वोट भी दिए, हमारे साथ भी हैं, और हम मुसलमान भाइयों को वोट बैंक नहीं समझते। ये झूठा प्रचार है उनका, और वो मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं इस देश में। वो चाहते हैं कि मुस्लिम यहाँ जो रहते हैं इस देश के अंदर, उनको बराबरी का अधिकार ना मिले, और वो उनको एक तरह से जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि वो एक एहसास कमतरी में उनको रखना चाहते हैं। इससे क्या लगता है कि वो एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे? ये एक बिल्कुल नहीं। देखिए, इस तरह से जो पोलराइजेशन करके, समाज को बांट के जो इस देश का नेतृत्व करना चाहता है, वो कभी कामयाब प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। एक सेक्शन को आप लेकर नहीं चल सकते, आपको सब सेक्शन को लेकर चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो तो न सिर्फ एंटी मुस्लिम कहा जाए, बल्कि एंटी बैकवर्ड भी है, एंटी दलित भी है। आप जब मंडल आयोग आया था, जब मंडल आयोग लागू करने की बात थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी जिसने उसका विरोध किया था, रिजर्वेशन का विरोध किया था। और आज भी उनके यहाँ बड़ा तबका जो है वो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर भी तमाम विरोधों के बावजूद धर्मनिरपेक्षता की बात हुई, चाहे सेकुलर की बात करें आप, जिस तरह से मुसलमान विरोध की बात करें, फिर भी 282 जीत के आए। इसको किस तरह रूप में देखते हैं आप? ध्रुवीकरण, हिंदुत्व के प्रति ध्रुवीकरण, या भाजपा बनाम सभी दल? देखिए, एक प्रचार हुआ यूपीए सरकार के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक ज़रिया बना इनको सत्ता में लाने का। क्योंकि हम लोग जो यूपीए का जो भी अच्छे काम हुए थे यूपीए के दौर में, उसकी जो उपलब्धि थी, उसको सही ढंग से हम लोगों के बीच में ले जाने में कामयाब नहीं हुए। और दूसरी तरफ जो हमारी कमज़ोरियाँ थीं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिसको कहा जा सकता है कि अच्छे ढंग से सजा के उसको लोगों के सामने ले गए। मतलब उन्होंने मार्केटिंग में मार्केटिंग उन्होंने बहुत अच्छे से ढंग से किया, और उसको हम लोग काउंटर नहीं कर पाए। इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं, जिसके कारण असफलता। बिल्कुल। आप देखिएगा आने वाले समय में लोग इस बात को महसूस करेंगे, क्योंकि अब शुरुआत तो हो गई, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन में कोई फ़र्क नहीं आया। तो कह रहे थे पिछली सरकारों को उनके किए गए कर्मों का फल। तो ये तो कब तक कहेंगे? ये सवाल ये है कि जब आप विरोध में थे, विपक्ष में थे, और जब चुनाव अभियान चल रहा था, तो उस समय आपने कहा था कि एक बार मुझे मौका दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे देश चलता है और देश को कैसे आगे लाया जा सकता। तो अब तो आपको लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। अब आपके सामने कोई बहाना नहीं है कि हमको गठबंधन के जो दूसरे हमारे साथी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब तो पूर्ण बहुमत आपको दिया इस देश की जनता ने, और उस हालत में भी अगर आप देश को आगे नहीं बढ़ा पाए, देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि आपके करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आपसे बातचीत जारी रहेगी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।